हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल वेल। सो यहाँ पर हम आज क्लास 11th चैप्टर नंबर 17 इट्स ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स देखेंगे। तो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हमने किया है। अब ये दूसरा चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 17 है और ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है। इसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप यहाँ पर देख सकते हो। एयर डायरेक्टली एंटर्स द ट्रेकिया वाया एक्सटर्नल नेरिस फेरिंक्स लैरिंक्स ब्रोंकाई। सो आपको पता होगा कि जो ट्रेकिया होती हैं इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। ओके, ट्रेकिया को हम विंड पाइप कहते हैं। ओके, सो इसमें एयर चलता है। ओके, सो पहले ये किस में आता है और उसके बाद ये ट्रेकिया में आता है। फेरिंक्स में आता है, लैरिंक्स में आता है, ब्रोंका में आता है, एक्सटर्नल नेरिस में। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लैरिंक्स। सो यहाँ पर मैं आपको ट्रेकिया दिखाऊंगा। सो यहाँ पर मेरी ये ट्रेकिया है। ओके, ये ट्रेकिया है। तो ट्रेकिया की ओपनिंग को हम ग्लॉटिस कहते हैं, याद रखना। तो ये मैंने डायरेक्शन में भी बोला था, यहाँ पे भी बोल रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रेकिया की ओपनिंग को हम ग्लॉटिस कहते हैं और यहाँ पर एक थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है। ओके, एक टकन होता है, इसका नाम है एपिग्लॉटिस। ओके, ईजी एपिग्लॉटिस इसका नाम है और इसकी ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? ग्लॉटिस। ओके, इसकी ओपनिंग को हम ग्लॉटिस कहते हैं और यहाँ पर एक थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, एक ढक्कन होता है, इसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। क्यों यहाँ पर होता है? क्योंकि खाने के टाइम ये इस पर बैठता है ताकि इसमें खाना ना चला जाए, क्योंकि इस ये ट्रेकिया है, ये विंड पाइप है, वहाँ पर विंड चलता है। सॉरी, यहाँ पर एयर ट्रांसपोर्ट होता है, ना कि फूड। फूड के लिए अलग पाइप है, उसका नाम है ईसोफेगस, जिट इज फूड पाइप। तो यहाँ पर ये मेरे पास एपिग्लॉटिस है। ओके, एपिग्लॉटिस है और एक ग्लॉटिस है ओपनिंग। तो यहाँ पर फिर और एक स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है और उसका नाम है लैरिंक्स। ओके, और उसका नाम है लैरिंक्स। ओके, और उसका नाम है लैरिंक्स। सो यहाँ पर ये लैरिंक्स है, लैरिंक्स। सो एयर डायरेक्टली एंटर्स द ट्रेकिया। तो ट्रेकिया में एयर चला जाता है वाया वाया लैरिंक्स। लैरिंक्स यहाँ पर कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है, इसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, ये याद रखना। तो साउंड बॉक्स हम लैरिंक्स को कहते हैं। हो गया ये मसला। सो लैरिंक्स का भी मसला हो गया। ओके, एपिग्लॉटिस का भी, ग्लॉटिस का। तो फेरिंक्स का मसला है। फेरिंक्स में एक पॉइंट याद रखना, ये मैंने डायरेक्शन में भी बोला था लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फेरिंक्स एक ऐसी जगह है। ओके, सो यहाँ पर ये एक सेकंड, यहाँ पर ये आपने देखा कि ये विंड पाइप है। तो यहाँ पर अगर मैं अब फूड पाइप भी बनाऊँ तो ये मेरे पास फूड पाइप है यहाँ पर। ओके, ये मेरे पास फूड पाइप है, इसका नाम है ईसोफेगस। तो यहाँ पर एक कॉमन ओपनिंग होती है, इसका नाम है फेरिंक्स। ओके, इसका नाम है फेरिंक्स। तो यहाँ पर एक कॉमन ओपनिंग होती है, कॉमन यहाँ पर एक चैम्बर होता है, इसका नाम है फेरिंक्स। ओके, फेरिंक्स। फेरिंक्स में यहाँ पर फूड भी होता है और एयर भी होता है। ओके, सो जब हम फूड खाते हैं तो वो यहाँ पर फूड पाइप में जाता है, ईसोफेगस में, क्योंकि यहाँ पर इसको ढक्कन होता है एपिग्लॉटिस, किसको? विंड पाइप को। और जब एयर चला जाता है, ओके, वो भी पहले फेरिंक्स पहुंचता है और फिर वो विंड पाइप में चला जाता है एयर। सो फेरिंक्स यहाँ पर कॉमन चैम्बर होता है फॉर बोथ फूड एंड एयर। तो ये फेरिंक्स का मसला हो गया। लैरिंक्स का मसला भी हो गया। लैरिंक्स को हम साउंड बॉक्स कहते हैं। एपिग्लॉटिस भी हो गया, ग्लॉटिस भी हो गया। सो ये हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, नीट 2018 में आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी हमको यहाँ पर 2-3 पढ़ने हैं। एक तो एजमा है, ओके, एम्फाइसीमा है, और यहाँ पर ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं जिसमें आपका यहाँ पर फाइब्रोसिस हुआ, सिलिकोसिस हुआ। सो यहाँ पर ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सिलिकोसिस हैं इनमें से। सो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हम किसको कहते हैं? आपको पता होगा कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में स्टोन ब्रेकिंग एंड ग्रिंडिंग होती हैं। ओके, वहाँ पर जब स्टोन ब्रेकिंग होते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा डस्ट निकलता है। ओके, जो वहाँ पर मजदूर काम करते होते हैं, जो पत्थर तोड़ते हैं, ओके, मशीनों से वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल निकलती है। ओके, सो वो अपने जो यहाँ पर लंग्स होते हैं उनमें चला जाता है, तो वो लंग डैमेज करता है। ओके, लंग डैमेज होता है। ओके, तो इन्फ्लेमेशन भी होती है, इन्फ्लेमेशन होती है तो फाइब्रोसिस भी होती है। फाइब्रोसिस यहाँ पर कहते हैं हम प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। ओके, तो याद रखना सिलिकोसिस एंड फाइब्रोसिस, याद रखना ये ऑक्यूपेशनल डिजीज हैं। ओके, फाइब्रोसिस यहाँ पर प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, ये याद रखना। सो इस टाइम मास्क पहना करो जब ये स्टोन ग्राइंडिंग होती हैं, तो इससे बच सकोगी। और अगर हम एम्फाइसीमा की बात करें, एम्फाइसीमा में पॉइंट याद रखना कि सिगरेट स्मोकिंग से एम्फाइसीमा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिगरेट स्मोकिंग से एम्फाइसीमा होता है। और एम्फाइसीमा में क्या होता है? एक क्रोनिक डिसऑर्डर है, इसमें जो अल्वियोलर वॉल्स होते हैं वो डैमेज होते हैं। ओके, जो हमारा अल्वियोलर होता है, जो इसके वॉल्स होते हैं ये एम्फाइसीमा में डैमेज होते हैं। ओके, और जो रेस्पिरेटरी सरफेस होती हैं वो कम हो जाती हैं। जब रेस्पिरेटरी वॉल या अल्वियोलर वॉल डैमेज हो गया तो रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो गई, और एम्फाइसीमा सिगरेट स्मोकिंग से होता है, याद रखना। एम्फाइसीमा सिगरेट स्मोकिंग से होता है और यहाँ पर रेस्पिरेटरी सरफेस बहुत यहाँ पर कम हो जाती हैं, तो अल्वियोलर वॉल भी डैमेज होता है। और एक डिजीज़ हमारे पास है एजमा, जिसको हम अस्थमा भी कहते हैं। एजमा, इसको आप प्रोनाउंस करना, एजमा। तो एजमा यहाँ पर एक इन्फ्लेमेशन
होती हैं इसमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की। तो यहाँ पर जब हम लंग्स पढ़ते हैं, लंग्स में हम ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स पढ़ते हैं, तो जब उनकी इन्फ्लेमेशन होती है उसको हम एजमा कहते हैं। और ये एक एलर्जिक डिजीज़ है, ओके। एजमा एक एलर्जिक डिजीज़ है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ओके। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स होते हैं। और यहाँ पर डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में, ओके। डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में, ये याद रखना। और एक डिजीज याद रखना, नमूनिया। नमूनिया में क्या होता है कि जो हमारी WBCs होती हैं, WBCs एक्यूमुलेट होती हैं अल्वियोले में, याद रखना। नमूनिया में क्या होता है, WBCs एक्यूमुलेट होती हैं हमारे अल्वियोले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर फ्रॉम आउटसाइड इज कॉल्ड एक्सपायरेशन, इनस्पायरेशन, रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन। सिंपली इसका आंसर है इनस्पायरेशन। तो रेस्पिरेशन में हम इनस्पायर करते हैं, ओके, या ब्रीदिंग में हम इनस्पायर और एक्सपायर करते हैं, ओके। इनस्पायरेशन में हम जो एयर होता है ऑक्सीजन रिच, एयर में क्या होता है, एयर में ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, डिफरेंट गैसेस एयर में होते हैं। सो इनस्पायरेशन के टाइम हम एयर अंदर लेते हैं और एक्सपायरेशन के टाइम हम इसको बाहर लेते हैं, छोड़ते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ओके। जो मेन मोटिव होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं। सो इनस्पायरेशन में हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और एक्सपायरेशन में बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो। A large proportion of oxygen is left unused in the human blood even after its uptake by the body tissues. So आपको पता होगा कि जब हम इंस्पायर करते हैं, जब हम ऑक्सीजन रिच एयर अंदर लेकर जाते हैं, तो ये पहुंचता है लंग्स में कहाँ, अल्वियोले में। जब ये अल्वियोले में पहुंचा, ओके, अल्वियोले में पहुंचा, तो अल्वियोले में डिफ्यूजन होता है, तो ये किस में चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम में चलने के बाद ये डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचता है, ओके। तो यहाँ पर ब्लड स्ट्रीम में जब ये चलता है तो फिर ये टिश्यू में यहाँ पर जाता है, टिश्यू में फिर ये जाता है ये ऑक्सीजन, ओके। और ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है, RBCs कैरी करते हैं, रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को कैरी करता है, ओके। हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को कैरी करता है एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि यहाँ पर जब टिश्यूज़ यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर ब्लड स्ट्रीम से लेते हैं ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन आप मुझे बोल सकते हो कि ऑक्सीजन किस लिए यहाँ पर ये टिश्यूज़ लेते हैं, टिश्यूज़ में फिर सेल्स में चला जाता है। तो ये ऑक्सीजन आपको पता होगा कि ऑक्सीजन हमको रेस्पिरेशन में लगता है, किस रेस्पिरेशन में, सेलुलर रेस्पिरेशन में, जब हम ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं, ओके। ग्लाइकोलिसिस में जब हम सॉरी ग्लाइकोलिसिस में नहीं, जब हम यहाँ पर ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म करते हैं, ओके। पहले ग्लाइकोलिसिस होते हैं, फिर लिंक रिएक्शन होती है, उसके बाद क्रेबस साइकिल होता है और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, ओके, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। सो ग्लूकोज को हम जब ब्रेक करते हैं तो हमें ऑक्सीजन लगता है, ओके। तो ग्लूकोज को हम क्यों ब्रेक करते हैं, ग्लूकोज को हम इसलिए ब्रेक करते हैं क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, किस लिए, काम करने के लिए। तो ग्लूकोज को हम ब्रेक करते हैं तो हम लिखते हैं ना वो फार्मूला C6H12O6 + O2 गिव्स अस व्हाट इट गिव्स, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। सो यहाँ पर जो ये ग्लूकोज हैं, ओके, जो ये ग्लूकोज हैं इसकी यहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है, ओके। ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है, ग्लूकोज का यहाँ पर कैटाबॉलिज्म होता है, टूटता है, पहले ग्लाइकोलिसिस होते हैं, फिर क्रेबस साइकिल होता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। तो ये ऑक्सीजन वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में लास्ट में मैंने बोला था कि वही पे ये लगता है ऑक्सीजन जो हम इंस्पायर करते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में रेस्पिरेशन में जो सेलुलर रेस्पिरेशन है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ओके। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड वही कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी सेल्स में रिलीज होता है और फिर बाद में हम एक्सपायर करते हैं, ओके। तो ये मसला होता है, ये ओवरऑल मसला है। सो अब जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि जो अनयूज्ड ऑक्सीजन रहता है, ओके, ह्यूमन ब्लड में, ओके, ह्यूमन ब्लड में ये क्यों रहता है, किस लिए रहता है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, एक्ट्स एज ए रिजर्वर ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी उस टाइम ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है, ओके। जब हम एक्सरसाइज करते हैं मस्कुलर एक्सरसाइज तो हमारी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है। तो ये ऑक्सीजन डिमांड उस टाइम यहाँ पर जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ATP ज़्यादा चाहिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ओके। जब हम काम ज़्यादा करते हैं तो हमको ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए, ज़्यादा खाना हमको खाना चाहिए, ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए। तो ज़्यादा ग्लूकोज ब्रेक करना है, वहाँ से एनर्जी निकालनी है। सो उसके लिए ऑक्सीजन ज़्यादा लगेगा। तो ऑक्सीजन यहाँ पर रिजर्व रहता है किस में, ब्लड में, ओके। तो उस टाइम फिर टिश्यूज़ इसको कलेक्ट करते हैं ब्लड से और फिर ये ऑक्सीजन वहाँ पर लगता है, ओके। सो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हीमोग्लोबिन डेट इज बॉन्डेड टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड देयरफॉर कैन नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इज। देखो जो हमारा हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन किस में होता है, हीमोग्लोबिन RBCs में होता है, रेड ब्लड सेल्स में होता है। तो ये हीमोग्लोबिन यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, ओके, फ्रॉम ब्लड
टू डिफरेंट टिश्यूज़ टू डिफरेंट ऑर्गन्स। सो जो है हीमोग्लोबिन है, लेकिन इसकी जो टेंडेंसी होती है वो 300 टाइम्स ज़्यादा होती है किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीला गैस है। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड डेट इज CO एक जहरीला गैस है। सो यहाँ पर आप हैरान हो जाओगे कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है इसको ज़्यादा टेंडेंसी होती है किसके साथ जुड़ने की, कार्बन मोनोऑक्साइड से एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन से जुड़ना। चाहे ऑक्सीजन से उसके साथ भी जुड़ता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, लेकिन ज़्यादा टेंडेंसी इसको किसके साथ है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ है, ये याद रखना। और 300 टाइम्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो यहाँ पर इससे मिलने के बाद क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, मैंने बोला है आपको आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटायरली मेड ऑफ कार्टिलेज, इनमें से यहाँ पर खाली कार्टिलेज का कौन बना है, मीन्स सब कुछ वो कार्टिलेजस हैं। ओके, नेजल सेप्टम, लैरिंक्स, ग्लॉटिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लैरिंक्स। लैरिंक्स में मैंने बोला था कि इसको हम साउंड बॉक्स कहते हैं और एक कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है। ओके, कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है। ओके, सो लैरिंक्स एंटायरली मेड अप ऑफ कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई एट द लेवल ऑफ। आपको पता है कि जो हमारी ट्रेकिया है ये फिर डिवाइड होती हैं। ओके, डिवाइड होते हैं लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई में। ओके, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई में। और फिर यहाँ पर ये लंग्स हैं। ओके, ये लंग्स हैं। सो यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो ये ट्रेकिया डिवाइड होती हैं ये किस लेवल पे डिवाइड होती हैं। 7 सर्विकल वर्टिब्रे, थर्ड थोरेसिक वर्टिब्रे, 5th थोरेसिक वर्टिब्रे। तो याद रखना ये डिवाइड होती हैं 5th थोरेसिक वर्टिब्रे। ओके, 5th थोरेसिक वर्टिब्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। ओके, जो हमारा डायफ्राम है ये आपको पता होगा कि ऐसे डोम शेप्ड होता है। डायफ्राम डोम शेप्ड होता है, लेकिन जब हम एयर को अंदर लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन भी होता है। ओके, जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो ये यहाँ पर ये जो डायफ्राम है ये कंट्रैक्ट होता है, इसकी कंट्रैक्शन होती है। सो कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम की बात हो रही है। डायफ्राम पहले डोम शेप्ड होता है, लेकिन जब हम इंस्पायरेशन करते हैं उस टाइम ये कंट्रैक्ट करता है, ये फ्लैट होता है। सो ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है वॉल्यूम को, किसका, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम में इंक्रीज करता है, क्योंकि ये जब ये नीचे आएगा तो जब ये नीचे आएगा ऐसे आएगा। ओके, ये जो डोम शेप्ड है ये नीचे नीचे आएगा। सो यहाँ पर ये कंट्रैक्ट होगा। सो ये वॉल्यूम करेगा इंक्रीज। ओके, वॉल्यूम में इंक्रीज करेगा थोरेसिक चैम्बर में इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। सो यहाँ पर ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। जब आप झुकोगे तो जो आपका हेड होगा, हेड जब सामने की तरफ डायरेक्ट करेगा तो ये एंटीरियर है और पीछे आपका पोस्टीरियर है। सो ये एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज करता है थोरेसिक चैम्बर का। याद रखना, बहुत ही अच्छा पॉइंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई पॉजेस। जो हमारी ट्रेकिया है, ओके, ट्रेकिया मैंने बोला कि फिर राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में डिवाइड होती हैं, फिर यहाँ पर लंग्स होते हैं हमारे। सो जो ट्रेकिया है और जो ब्रोंकाई होते हैं ये क्या पॉजेस करते हैं, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, थिक मस्कुलर वॉल, थिन मस्कुलर वॉल। सो जो यहाँ पर इसमें होती हैं इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। ओके, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं हमारी ट्रेकिया में। आप अपने जो नेक है आपकी वहाँ पर देख सकते हो, रिंग्स आपको दिखेगी और ये इनकम्प्लीट होती हैं। ओके, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं किसमें, हमारी ट्रेकिया और ब्रोंकाई में। तो ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स आपको इंसेक्ट्स में भी दिखेगी। ओके, इंसेक्ट्स किस में आते हैं, किंगडम आर्थ्रोपोडा में। ओके, किंगडम आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स भी आते हैं, तो इनमें भी होती है एक इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। और इसकी वजह से जो हमारी ट्रेकिया हैं वो नॉन कोलैप्सेबल हैं, क्योंकि वो इन रिंग्स की वजह से कोलैप्स नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, इन अल्वियोलर एयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज। सो जो हमारा अल्वियोलर होता है, ओके, अल्वियोलर होता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है जो सेल्स में निकलता है रेस्पिरेशन के टाइम, और वो भी ट्रांसपोर्ट होता है क्योंकि हमको उसको बाहर निकालना है। सो वो भी ब्लड में आता है, ब्लड में फिर वो भी अल्वियोलर में आता है और फिर वो बाहर निकलता है नोज के जरिए। सो पार्शियल प्रेशर क्या होता है CO2 का अल्वियोलर में, याद रखना 40 mmHg होता है। ओके, 40 mmHg। नेक्स्ट वन, book lungs are respiratory organ in scorpion, prawn, snail, cockroach. So the correct option is scorpion. Scorpion में respiratory organs book lungs होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, which one of the following represent the part of respiratory tract where exchange of gases takes place। कहाँ पर exchange of gases होता है, from external nostrils to up to the टर्मिनल ब्रोंकाई, नो यहाँ पर नहीं होता है गैस एक्सचेंज। ग्लॉटिस टू रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स नहीं होता है गैस एक्सचेंज। ओके, यस, अल्वियोले में गैस एक्सचेंज होता है एंड इट इज डक्टस। तो यहाँ पर अल्वियोले में गैस एक्सचेंज होता है। देखो भाई साहब, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले एक क्वेश्चन था, एन इंक्रीज इन थोरेसिक चैम्बर वॉल्यूम इन द डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस इज काज्ड बाय। इससे पहले मैंने जब बात की थी कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम की, जब मैंने बोला था कि इंस्पायरेशन के टाइम हमारा जो डायफ्राम है ये कंट्रैक्ट होता है और थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, क्योंकि हमने इंस्पायरेशन की ऑक्सीजन को अंदर लिया तो वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा। ओके, PO2 तो इंक्रीज होगा। ओके, सो यहाँ पर जब डायफ्राम कंट्रैक्ट होता था और ये होता था
एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में, ओके, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में। लेकिन यहाँ पर अब बात हो रही है डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस की। तो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में यहाँ पर क्या कंट्रैक्ट होता है, ओके, क्या कंट्रैक्ट होता है, ओके, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में, जिसकी वजह से थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। सो अब दो पॉइंट्स याद रखना कि जब हम इंस्पायरेशन करते हैं, जब हम ऑक्सीजन या एयर को अंदर लेते हैं, तो उस टाइम एक तो डायफ्राम कंट्रैक्ट होता है, डायफ्राम लेकिन डोम शेप्ड होता है, लेकिन उस टाइम में कंट्रैक्ट होता है और वॉल्यूम इंक्रीज होता है क्योंकि ऑक्सीजन अंदर जाता है। सो ये डायफ्राम कंट्रैक्ट होता है और वॉल्यूम को इंक्रीज करता है इन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें दूसरे पॉइंट की, उस टाइम यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होता है डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में बाय द कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो दो पॉइंट्स याद रखना इंस्पिरेशन के टाइम यहाँ पर, एक तो डायफ्राम कंट्रैक्ट होता है और एक्सटर्नल याद रखना, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट होती हैं और डायफ्राम कंट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होता है यहाँ पर एंटीरोपोस्टल एक्सिस में और यहाँ पर डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में। अब यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, मैच द कॉलम। सो यहाँ पर आपको मैच करना है इनस्पायरेटरी कैपेसिटी, डेट इज आईसी। इनस्पायरेटरी कैपेसिटी हम किसको कहते हैं? दूसरा है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, डेट इज ईसी। तीसरा है फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, डेट इज एफआरसी। और डी है वाइटल कैपेसिटी। सो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे वाइटल कैपेसिटी की, वाइटल कैपेसिटी हम कहते हैं द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर a person can breathe in after forced expiration. So maximum volume of air a person can breathe in, maximum volume of air a person can breathe in आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। जब मैं फोर्स्ड एक्सपायरेशन करता हूँ, एक तो हो गई नॉर्मल एक्सपायरेशन, और जब मैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन करूँगा उसके बाद में कितना आयर, मैक्सिमम में कितना आयर अंदर लूँगा, उसको हम क्या कहते हैं? वाइटल कैपेसिटी। ओके, उसको हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर है FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज द वॉल्यूम ऑफ एयर डेट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। सो जब हम नॉर्मल एक्सपायरेशन करते हैं, ओके, हवा को बाहर छोड़ते हैं, तो उस टाइम लंग्स में कुछ एयर रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, FRC। ओके, FRC। सो यहाँ पर इसका यही आएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर डेट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। उसके बाद यहाँ पर है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, डेट इज EC। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की अगर हम बात करें, ये है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद एक पर्सन कितना यहाँ पर कैपेसिटी ऑफ एयर को एक्सपायर कर सकता है आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। ओके, सो यहाँ पर इसका 4 आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर। ओके, कितना वॉल्यूम एयर का एक पर्सन इंस्पायर करेगा, अंदर ले जाएगा आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, जब उसने नॉर्मल एक्सपायरेशन की होगी। उसके बाद IC, डेट इज इनस्पायरेटरी कैपेसिटी। इनस्पायरेटरी कैपेसिटी इज अ टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इनस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो इसका 1 आ जाएगा। तो याद रखना, थोड़ा बहुत ही कन्फ्यूजिंग है लेकिन याद ये रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द रेगुलेटरी सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन इज सिचुएटेड इन द। रेगुलेटरी सेंटर रेस्पिरेशन का कहाँ पर सिचुएटेड होता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लंगेटा, प्रोसेफेलॉन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मेडुला ऑब्लंगेटा पे आपका जो रेगुलेटरी रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो मेडुला ऑब्लंगेटा पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, कलर ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज। जो हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, इसका कलर क्या होता है? इसका कलर ब्राइट रेड होता है। रेड क्यों होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन का कलर रेड होता है। हीमोग्लोबिन आपको किस में मिलेगा? RBC में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑल आर लंग डिजीजेज एक्सेप्ट। सभी ये लंग डिजीज हैं एक के बगैर। एजमा भी लंग डिजीज हैं, ब्रोंकाइटिस भी लंग डिजीज हैं, निमोनिया भी लंग डिजीज हैं, लेकिन जो पेरिकार्डाइटिस हैं ये लंग डिजीज नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ इनस्पायरेबल एयर इज कॉल्ड। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ इनस्पायरेबल एयर इज कॉल्ड इनस्पायरेटरी कैपेसिटी। ओके, सिंपल क्वेश्चन है।